Hello friends, this is a basic presentation on laying of pipeline and construction. इसमें सारा कुछ कोशिश किया गया है बताने के लिए। हो सकता है बहुतों को काफ़ी कुछ पहले से पता होगा, सो दे कैन स्किप दैट पोर्शन। सो पहले क्या है कि कहीं पे भी पाइप गैस ये क्रॉस कंट्री लाइंस को ले करने के लिए एक रूट तय किया जाता है, जो कि सर्वे होते हैं और उसका 2-3 स्टेज होते हैं। तो वो सर्वे होने के बाद उस सब का रूट डिसाइड होने के बाद वहाँ पे ROU लिया जाता है, दैट इज़ राइट ऑफ यूज़, और ROW बोलते हैं राइट ऑफ वे। देयर इज़ अ सटल डिफरेंस, अदरवाइज द थिंग इज़ सेम कि आपको वहाँ पे पाइप को ले करना है। वो रूट जो है उसको बोलता है the ROU, that is you have the right to use that route. So तो ये ROU अभी टेक हैंडओवर से पहले 2-3 एक्टिविटीज़ होती है जो कि क्लाइंट करते हैं। कुछ प्रोसीजर्स, लिस्टेड प्रोसीजर्स है एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उन सब से, जैसे लैंड एक पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ ये सब टेकअप इश्यूज टेकअप करके फिर ग्रेजुअली 6(1) नोटिफिकेशन पब्लिश होती है गैजेट पे, जो कि एक तरह से मान लो कि NOC हो गया। सो उसके बेसिस पे फिर पंचनामा होती है। जो भी कंसर्न्ड पर्सन है कि अथॉरिटी है उन सब के साथ, लोकल जो सर्कल ऑफिस है उस सब के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, और उसके बाद बेस्ड ऑन द रेट्स कंपनसेशन दिया जाता है। वहाँ पे यूज़ करेगा लैंड तो कंपनसेशन देना पड़ता है ऑब्वियसली। तो कंपनसेशन भी 2 तरह का हो सकता है कि एक हो गया लैंड के लिए लैंड कंपनसेशन, एक हो सकता है मे बी वो एग्रीकल्चरल लैंड हो तो उसके लिए क्रॉप कंपनसेशंस भी दिया जाता है। वो स्टेज वाइज दिया जाता है, और उसके बाद उस लैंड को हैंडओवर किया जाता है टू द कंट्रैक्टर, लेइंग कंट्रैक्टर। सो ROU इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द लेइंग कंट्रैक्टर बाय द क्लाइंट। तो उसके बाद लेइंग कंट्रैक्टर क्या है, वहाँ पे ROU को मार्क करेगा। तो ROU जो है दैट इज़ द राइट ऑफ यूज़ जो वे है, ये देख सकते हो, ये जनरली ये होता है 20 मीटर्स का। तो 20 मीटर का एक कॉरिडोर बेसिकली हो गया अलोंग द लाइन। सो देयर इज़ ए स्टार्ट पॉइंट, ये जो हो गया, एंड देयर इज़ ए एंड पॉइंट। सो द फ्लो विल बी फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 20 मीटर का ये ROU मिला है, और एक लाइन लिखी है ट्रेंच लाइन। ट्रेंच लाइन क्या है, जैसे 20 मीटर का ROU मिला है, यहाँ पे कहीं पे भी तो पाइप को ले नहीं करेगा, एक कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको ले करना है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेंच लाइन। तो ट्रेंच लाइन डिसाइड होती है जो फ्लो है, ये जो फ्लो है अलोंग द फ्लो, अगर वो फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो का जो लेफ्ट एंड है वहाँ से 5 मीटर पे ट्रेंच लाइन होती है। सो along this trench line the pipe will be laid. अच्छा, अभी जैसे सपोज देयर द लाइन इज टोटल 100 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे कैसे हम पिन पॉइंट करेंगे कि कहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे कोई भी इशू एड्रेस करना है। सो वो चीज़ को बोलते हैं द चेनेज, काइंड ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइप के। ज़ीरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो, और सपोज 100 किलोमीटर का लाइन है, तो द एंड पॉइंट इज़ द चेनेज 100। सो एग्जांपल कि सपोज कोई बोला कि 3.27 पे वेल्डिंग स्टार्ट हो रही है, तो व्हाट डज 3.27 मीन्स? इट मीन्स दैट द पॉइंट इज़ 3 किलोमीटर 270 मीटर्स। तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे इस चैनेज पे, वो तो चैनेज के हिसाब से जो भी एक्टिविटी है उसको एड्रेस किया जाता है। सो ROU हैंड मार्किंग हो गया, ROU का ये बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है दैट इज़ ग्रेडिंग एंड देन स्ट्रिंगिंग एंड देन वेल्डिंग।
सो ग्रेडिंग इज़ बेसिकली कि एक काइंड ऑफ समझ लो कि लेवलिंग है, कि कहीं पे अगर प्लेन लैंड है तो ओके दैट इज़ वेल एंड गुड, कहीं पे अगर अनड्यूलेटेड है सो उसको जस्ट वो लेवल एक जगह ग्रेड करके लेवल करके रखेगा, क्योंकि वहीं आरयू पे ही मूवमेंट सब करना है, इक्विपमेंट का हो, पाइप्स का हो, एनीथिंग। यू कैन नॉट मूव बियॉन्ड द आरयू, बिकॉज उसके बाहर में आप कंपेंसेशन कुछ दिए नहीं हो, सो उसके बाहर आप मूव करना आपका लाइबिलिटी है। तो ग्रेडिंग हो गया। उसके बाद बोलता है स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग हो गया बेसिकली पाइप्स को वहाँ पे रखना है। अब एक एक पाइप सपोज 10-10 टन का है, सो यू हैव टू कीप इट बिफोर द वेल्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। तो उसका एक तरीका है, जैसे कि मान लो कि ये आरयू है, उसको एक के बाद एक ऐसे करके थोड़ा सा गैप दे कर रखना है ताकि बाद में फिट अप में इजी हो। नॉट लाइक कि एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, ये ऐसे करके ओवरलैप करके नहीं रखना है, या फिर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 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 करके नहीं रखना है उसको कवर करके। सो ये हो गया स्ट्रिंगिंग। उसके बाद आती है वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले काफ़ी सारा प्रोसीजर पहले क्लियर करना होता है। देयर आर सम प्रोसीजर्स, वेल्डिंग प्रोसीजर्स। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द जो वेल इलेक्ट्रोड जो यूज़ होने वाला है, वेदर दैट इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर दैट वेल्डिंग और नॉट, बेस्ड ऑन दैट बेस मेटल ऑफ द पाइप एंड एक्सेट्रा। सो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट होती है, EQT। सो इलेक्ट्रोड्स बहुत तरह का है, 6010, 7010, 8010 एक्सेट्रा। सो वो इलेक्ट्रोड जो पाइप है वहाँ कहीं पे भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, उस करंट कौन से रेंज ऑफ एक करंट में, कौन सा वोल्टेज में, वो सब ये चीज़ें पैरामीटर्स उस पर डिसाइड हो जाती है कि इलेक्ट्रोड वेदर इट इज़ क्वालिफाइड और नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रोड के बहुत सारे बैचेस भी निकलती है। सपोज़ एक बैच, एक लॉट, एक बैच के कई सारे लॉट्स होगा, तो जब भी बैच चेंज होगा कोई भी इलेक्ट्रोड का, तो उसका फिर से EQT होना ज़रूरी है। सपोज़ 6010 एक इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है, एक मेक से हम लोग ले रहे हैं, उस 6010 का फर्स्ट एक बैच से इलेक्ट्रोड निकला था, तो उस बैच का EQT हो गया। चल रहा है वेल्डिंग, ख़त्म हो गया वेल्डिंग रोड्स, दोबारा फिर से नया वो इलेक्ट्रोड आ रहा है। सपोज़ कुछ इलेक्ट्रोड आया वो सेम बैच का, कुछ इलेक्ट्रोड आया दूसरे बैच का, बैच नंबर का। सो जो सेम बैच नंबर का जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए EQT ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा है बैच नंबर से सेम मेक का, वही सेम 6010 इलेक्ट्रोड आया, उसके लिए दोबारा फिर से EQT करवाना है। सो दैट इज़ EQT हो गया। उसके बाद आती है WPS, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये 4-5 तरह की होती है। WPS 1 इज़ फॉर मेन लाइन वेल्डिंग, जैसे जो नॉर्मल हम लोग जो अंडरग्राउंड पाइप लेइंग होने वाला है उसको बोलते हैं मेन लाइन वेल्डिंग। वो एक के बाद एक आपका वेल्ड किया जा रहा है, तो उसके लिए अलग रेंज ऑफ करंट, वोल्टेज, उसका वेल्डिंग का स्पीड, कौन सा रॉड यूज़ होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर डाउन या ऊपर से नीचे अप हिल डाउन हिल, वो सब। उसके बाद आता है WPS 2, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड टाइन। मान लो कि आप एक जगह में वेल्डिंग एक पाइप, कुछ सेट ऑफ पाइप्स को रख दिए, फिर कुछ सेट ऑफ पाइप्स को रख दिए, बाद में उसको जोड़ना है, नॉट ए तो उसको फिर टाइन पे वो यूज़ होती है। अच्छा, डिफरेंस क्या है ना बेसिकली दोनों में, कि मेन लाइन वेल्डिंग में ना आपका इंटरनल क्लैंप यूज़ करेगा, जब फिटअप करेगा तब उसको इंटरनल, वो बताएंगे आगे। एंड टाइन में एक्सटर्नल क्लैंप यूज़ करेगा, वो क्लैंप का फिटअप में बता देंगे। फिर आते हैं कि मान लो कि आपका वेल्डिंग किया, कहीं पे डिफेक्ट आया, रिपेयर करना है, सो फिर उसका रिपेयर के भी अलग से प्रोसीजर है। वो फुल रिपेयर हो सकता है, पार्शियल रिपेयर हो सकता है, दैट कम्स अंडर WPS 3 and 4। और जो एवब ग्राउंड भी पाइपिंग कुछ होगा, दैट कम्स अंडर स्टेशन पाइपिंग, दैट इज़ अंडर WPS 5। तो ये जब WPS हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि
WPS पे कि एक जो भी वहाँ पे जो पाइप यूज़ होना है उसी पे वेल्ड करेगा कोई वेल्डर्स, और फिर क्या है उसी को NABL सर्टिफाइड लैब में भेजा जाता आता है फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग। उसका स्ट्रेंथ जो भी है वैसा टेस्ट रहता है, और वो अगर क्लियर हो जाता है तो दैट बिकम्स ए गाइडलाइन फॉर दैट पर्टिकुलर वेल्डिंग, जिसके बेसिस में जो भी नया वेल्डर आएगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर और गाइडलाइन। उसको बोलता है WQT, दैट इज़ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। और जो मान लो कि WPS पे जो वेल्डर ऑलरेडी वेल्ड किया है और वो WPS क्लियर हो गया है फ्रॉम द लैब, तो वो वेल्डर ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, उसके लिए WQT ज़रूरत नहीं है। नया वेल्डर्स के लिए कोई भी आएगा इस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो वो WQT उसका ज़रूरत है। अच्छा, अभी क्या है कि वेल्डिंग का जो कोई भी पाइप में वो 4 उसका ये रहता है, लेयर होती है। द फर्स्ट जो वेल्डिंग करता है, तो एक सेकंड, सपोज़ ये एक फेज़ है, ये 2 पाइप है, यहाँ पे बिवल बन गया या गैप है, तो पहले जो वेल्डिंग करेगा यहाँ पे वेल्ड करेगा, दैट इज़ द रूट, उसको बोलता है रूट। फिर एक लेयर करेगा वो दैट इज़ हॉट पास। फिर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस 1 या 2 या 3 फिलर करेगा, मतलब जो लेयर होता है उसको बोलता है फिलर। फिलर 1 2 3। रूट एंड हॉट पास का एक एक ही होता है लेयर, फिलर का 2-3 हो सकता है, और कैप का भी 2 या 1 2 या 3 हो सकता है। तो फाइनल जो गया ये हो गया कैपिंग। तो ये हो गया 4 लेयर, बेसिक 4 स्टेज, रूट, हॉट पास, फिलर एंड कैप। और वेल्डिंग रॉड जो है वो WPS में क्लियरली मेंशन रहता है कि कौन सा लेयर के लिए कौन सा वेल्डिंग रॉड यूज़ करना है। सपोज़ रूट के लिए हो सकता है 6010 यूज़ करे, हॉट पास के लिए हो सकता है कभी 6010 यूज़ करे, कभी 8010 यूज़ करे, एज मेंशनड इन WPS। उसमें मेंशन होगा कि हॉट पास के लिए कौन सा वेल्डिंग रॉड यूज़ करना है, वही करना है। फिलर कैप में सपोज 8010 यूज़ कर रहा है तो वो मेंशन होगा, तो उसी हिसाब से ही चेक करना है कि कौन सा यूज़ कर रहा है। अब वेल्डर्स जो है वो 2-3 तरह का हो सकता है। जो वेल्डर रूट एंड हॉट पास मारता है उसको बोला जाता है कि स्ट्रिंगर, ऐसे कॉमन टर्म। जो स्ट्रिंगर वेल्डर है मतलब वो रूट एंड हॉट पास मारा जाता है तो उसको ये बोलता है। कोई वेल्डर है कि ओनली फिलर एंड कैप उसको लगाता है तो उसको बोलता है FC वेल्डर, जस्ट शॉर्ट फॉर्म। सो फिलर एंड कैपिंग का जो वेल्डर है FC वेल्डर। और कोई वेल्डर हो सकता है कि वो ऑल पास मतलब सारा ही मारता हो तो उसको ऑल पास वेल्डर बोलता है। तो WQT में भी वो मेंशन रहता है, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट जो होगा उसमें मेंशन रहेगा कि वो कौन सा वेल्डर है। उसका आई कार्ड भी इशू होता है, उसके बेसिस पे WQT का अगर क्लियर करता है कि वो स्ट्रिंगर है, ऑल पास है या ओनली FC वेल्डर। अच्छा, WQT का प्रोसीजर कैसा होता है कि जैसे WPS हो चुका, अभी WQT में कोई भी सपोज 2 वेल्डर है। अच्छा, जैसे 12 इंच एंड एबव का पाइप्स जो होते हैं ना, उसमें 2 वेल्डर पैरेलली मारता है 2 साइड से, तो इसलिए 2-2 वेल्डर बोल रहा हूँ। तो WQT में क्या है, सपोज 2 वेल्डर आए और उसको वेल्डर क्वालिफिकेशन उसको करवाना है। सो एक पाइप पीस वहाँ पे फिट अप करवाया और वो लोग हीटिंग जो भी, अच्छा उसमें प्री हीट का टेम्परेचर भी उस पर ऑलरेडी रहता है WPS में ही, EQT में भी। तो बिफोर वेल्डिंग उसका हीट करता है और एक प्री हीट टेम्परेचर सर्टेन आने के बाद जनरली 100+ में वो स्टार्टिंग का होता है, तो आने के बाद फिर वहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट करता है। तो वेल्डिंग रूट मार लिया, हॉट पास मार लिया, उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ भाई रूट ठीक है, तो फिर आगे का भी कंटिन्यू करने देता है। और उसके बाद जो गैप होता है रूट हॉट पास मारने के बाद, तो उसका बोलता है कि जैसे पहले बोले प्री हीट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं इंटर पास टेम्परेचर। जैसे कोई भी एक फेज़ के बाद दूसरा फेज़ जब लेयर जब वेल्ड करेगा उसके में भी टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है कि इतना मिनिमम टेम्परेचर है कि नहीं, वो WPS में लिखा रहता है। तो फिलर कैप भी मार लिया,
तो सारा सारा जब हो गया कंप्लीट वेल्डिंग, तो उस पीस को फिर दोबारा और लैब में नहीं भेजना है WQT के लिए। वो जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो पोजीशन जो भी लेवल टू इंजीनियर्स रहेगा फ्रॉम द PMC साइड, दे विल चेक वेदर इट इज़ ओके और नॉट फ्रॉम द उसका RT लिया जाएगा, NDT रेडियोग्राफी उसका लिया जाएगा, एक्सरे या रेडियोग्राफी, और उसका जो फिल्म है उसका फिल्म चेक करके वहीं पे ही वो लोग डिसाइड कर दे उसका ओके या पास नहीं है, तो क्लियर कर देता है। अगर क्लियर है तो उसका फिर आई कार्ड बनता है वेल्डर्स का, जिसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो स्ट्रिंगर है, ऑल पास है, FC है, उसमें कौन सा वेल्डिंग रॉड यूज़ किया है, उसमें क्या करंट था, वोल्टेज था, वो डाउनहिल था, अपहिल था, डायरेक्शन क्या था, टेम्परेचर क्या था, उसका प्री हीट टेम्परेचर क्या था, वो सारा पैरामीटर्स उसमें मेंशन रहता है। तो ये जब क्लियर हो गया उसके बाद वेल्डिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी वेल्डर क्वालिफाई हो गया, अभी एग्जीक्यूट वहाँ पे जगह में एक स्ट्रिंगिंग भी हो गया है। अभी एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, पहला जो है वो दैट इज़ फिट अप एंड क्लैंपिंग। ये दो पाइप को जैसे दिखाया जा रहा है ऐसे रखा गया, तो उसके उसमें एक डिफाइंड गैप रहता है, वो गैप है कि नहीं, और दोनों पाइप का लेवल लेवल पे है कि नहीं। तो बेस्ट तो है कि कोई दोनों में कोई लेवलिंग में गैप ना हो, दोनों में कोई हाई और लो नहीं रहे। अदरवाइज़ क्या है कि वेल्डर अगर बढ़िया है तो ठीक है, नहीं तो वेल्डिंग में थोड़ा इश्यूज आती है। तो ये चेक करना है कि हाई लो ना आए ज़्यादा और गैप मेंटेन रहे। उसके बाद क्या है क्लैंपिंग। अब क्लैंपिंग दो तरह का होता है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के एक मैनुअल हो सकता है, मैनुअल क्लैंप, न्यूमेटिक क्लैंप, हाइड्रोलिक क्लैंप, और पोजीशन पे जैसे वो अंदर से वो इंटरनल क्लैंप बोलता है कि वो अंदर से उसको फिटअप कर रहा है क्लैंप, और एक्सटर्नल क्लैंप है कि जो बाहर से उसको फिटअप कर रहा है। तो WPS1 इज़ विल बी डन बाय इंटरनल क्लैंप ओनली। अगर एक्सटर्नल क्लैंप लग रहा है वो WPS2 से होगा। इसका मतलब ये है कि जो वेल्डर WPS1 क्वालिफाई किया है वही WPS1 मारेगा। अगर सपोज़ कोई एक्स्ट्रा जगह पे एक्सटर्नल क्लैंप लगाया जा रहा है तो वहाँ पे WPS1 वाला वेल्डर नहीं मार सकता है। वो अगर उसका भी अगर एक हो सकता है कि एक सेम वेल्डर में भी क्वालिफाइड फॉर WPS1, 2 एंड 3 एंड 4, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज़ जो उसका जो भी WPS2 क्वालिफाइड वेल्डर है वही एक्सटर्नल क्लैंप लगाए तो उसको वही उसको अटेंड करना है, दूसरा नहीं। सो दैट इज़ वाई कि WPS1, 2, 3, 4 सबका अलग अलग ये होता है, और सब वेल्डर के लिए अलग अलग आई कार्ड भी इशू किया जाता है, ताकि एक प्रोसीजर का वही वेल्डर मारे जिसका वो क्वालिफाइड है। अब ये तो वेल्डिंग हो गया। अब वेल्डिंग के बाद करना क्या है, वेल्डिंग के बाद क्या है कि जो बताया कि आपका रूट, हॉट पास, फिलर एंड कैपिंग सारा हो गया, तो उसके बाद आपको एक बार विजुअली उसको चेक कर लेना है कि हाँ ये जैसे आपका वेल्डिंग दिख रहा है सही या नहीं है, कहीं पे पॉइंट्स दिख रहा है कि नहीं, कहीं पे आर्क स्ट्राइक है कि नहीं, वो सब देखना है, वो डिटेल में कभी बताएंगे। उसके बाद क्या, विजुअल हो जाने के बाद ना उसका NDT ये हो जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो कि RT हो सकता है, रेडियोग्राफी हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो सकता है। सो जैसे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसमें डिफाइंड रहता है उस हिसाब से किया जाएगा। सपोज एक्सरे टेस्ट किया है तो वो उसका जो फिल्म है, रेडियोग्राफिक फिल्म्स, वो खाली लेवल 2 एंड अबव ही उसका चेक करेगा, क्योंकि उसी के पास क्वालिफिकेशन है उसको चेक करने का। तो वो जब चेक किया, अगर उसको क्लियर मिला देन इट इज़ फाइन, ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अदर सपोज उसमें क्लियरेंस उसमें नहीं है, कुछ रिपेयर है या रिकैप है, सो उसको अटेंड किया जाएगा एज़ पर दैट पर्टिकुलर अगर रिपेयर है तो वो कौन सा रिपेयर है, कंप्लीट रिपेयर है कि ओनली अ पार्शियल रिपेयर, एज़ पर दैट WPS दैट विल बी अटेंडेड। रिकैप का भी वैसे ही अटेंड किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगेन NDT विल बी डन, रेडियोग्राफी लिया जाएगा, फिर से वही सेम उसका लेवल 2 से अबव से कोई चेक करेगा उसका फिल्म्स। अगर फिर ओके आता है तो ओके फाइन, देन वी गो फॉर द ब्लास्टिंग।
जनरली कॉपर ब्लास्टिंग यूज़ होता है, सैंड ब्लास्टिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो ब्लास्टिंग से क्या है ना, वो जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया था, ये रहा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया कोटेड, ये जैसे ओके, ये कोटेड हो पोर्शन हो गया। जैसे पाइप्स क्या है, जो मेन लाइन जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होना है वो कोटेड पाइप होता है, जो एबव ग्राउंड स्टेशन में यूज़ होता है वो बेयर पाइप होता है, उसमें कोटिंग नहीं लगा रहता है। लेकिन क्या है, जैसे कोई भी पाइप आया सपोज 12 मीटर लेंथ का है, तो उसका एंड में, दोनों एंड में सब, फॉर एग्जांपल सपोज 300 छोड़ दिया गया है, अब बाकी जो पोर्शन है वो कोटेड है, तो वेल्डिंग कर लिया यहाँ पे, उसके बाद ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको कोट करना है, कोटिंग करना है। उसके पहले क्या है, वो तो बेयर, वो वाला तो मेटेलिक पोर्शन था, तो वहाँ पे ड्यूरिंग वेल्डिंग बहुत कुछ ये आता है, तो उसको ब्लास्ट करके वहाँ पे एकदम फाइन मेटल आ जाता है, जिसके बाद कोटिंग करेगा तो वो एकदम प्रॉपरली उसमें एडहेस ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा उस पर। जो कोटिंग होती है वो 3 लेयर पी कोटिंग होती है। तो 3LP कोटिंग को क्या करता है ना, वहाँ पे उसको ब्लास्टिंग, कॉपर ब्लास्टिंग के बाद उस जगह को हीट करता है, हीट करके फिर वो कोट को लगाया जाता है, वो भी एक अलग प्रोसेस है। और उसके साथ पैरेलली ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे पाइप को ले करना है वहाँ पे ट्रेंचिंग भी स्टार्ट कर दिया, तो कोटिंग ट्रेंचिंग दोनों सारा रेडी हो गया। तो उसके बाद एक चेक किया जाता है कि कहीं पे कोटिंग छूटा तो नहीं है, तो वो उस टेस्ट को बोलता है हॉलीडे टेस्ट। हॉलीडे टेस्ट इज़ बेसिकली कि आपका जस्ट लोअरिंग से पहले वहाँ पे कंप्लीट कोटिंग हो चुका है, ये इंश्योर करना। तो जब लोअरिंग करना है जस्ट उसके इमीडिएट पहले ही हॉलीडे टेस्ट होना होता है। उसका भी ये रहता है कि कितना वोल्टेज में, वहाँ पे एक रिंग होता है, जिस रिंग से कंप्लीट को क्रॉस किया जाता है, मतलब एक वन एंड टू अनदर एंड, जो भी लोअर करना है उस पोर्शन को। और वो जस्ट लोअरिंग से पहले ही इसलिए करते हैं कि मान लो कि आज हॉलीडे टेस्ट कर दिया, कल लोअरिंग करेंगे, बीच में कहीं पे कोई आके इसको ये कुछ किया तो उस पर कोटिंग तो ख़राब हो गया ना, तो जैसे ही लोअरिंग करना है उसके जस्ट इमीडिएटली पहले ही हॉलीडे टेस्ट करना, और अदरवाइज यू कैन से दैट हॉलीडे टेस्ट करके इमीडिएटली सारा पोर्शन को लोअर कर देना है। अगर कोई पोर्शन छूट गया है तो फिर से जब लोअर किया जाएगा उसका फिर से हॉलीडे टेस्ट होगा, और लोअरिंग के बाद देन कम्स द बैक फिलिंग, उस एरिया को कम्प्लीटली बैक फिलिंग कर दिए। तो ये हो गया मोटा मोटी लेइंग का कंसेप्ट। अब कुछ टर्म्स है, कुछ चीज़ें हैं, उसको भी बता देते हैं। जैसे कि मान लो लाइन ले हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कम्प्लीटली स्ट्रेट जाएगा, देयर विल बी सम बेंड्स, सम टर्निंग पॉइंट्स। टीपी बोलते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट। तो वहाँ पे बेंड लग सकता है, तो बेंड वहाँ पे जो टर्निंग होगा, बेंड होगा, वो तो अलग अलग डिग्री का आएगा डिपेंडिंग ऑन द RU ऑन द वो उस बेंड, दो तरह का बेंड होता है, वन इज़ कॉल्ड हॉट और लॉन्ग रेडियस बेंड, एंड अदर इज़ कोल्ड बेंड। जनरली क्या है कि इट डिपेंड ऑन द बेस मेटल एंड अदर पैरामीटर्स, वेरीज फ्रॉम 17 to 21 डिग्री, के जो 17 मतलब कहने का मतलब है कि 70 कहीं पे होगा कि 17 डिग्री एंड अबव आपको हॉट बैंड या लॉन्ग रेडियस बैंड लगाना है, कहीं पे होगा कि 21 डिग्री एंड अबव आपको हॉट और लॉन्ग रेडियस बैंड लगाना है, या इन द अदर वे 17 डिग्री के नीचे जो भी है वो कोल्ड बैंड हो सकता है। द डिफरेंस क्या है कि हॉट और लॉन्ग रेडियस बैंड का मतलब ये है कि वो आपको जो हायर डिग्री बैंड है वहाँ पे आप कोल्ड बैंड, मतलब वहीं पे अगर आप बैंड करने जाओगे डायरेक्ट उसको, तो उसमें क्रैक्स, उसमें उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस आ सकते हैं। तो उसको क्या है कि जो पाइप मैन्युफैक्चरर है, OEM है, वहीं पे उसको हॉट बैंड किया जाता है, तो ताकि उसका प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंसेस ना आए। एंड द कोल्ड बैंड इज़ के दो साइड पे ही वहाँ पे कोल्ड बेंडिंग मशीन है, उसी से ही उसको वहाँ पे कोल्ड बेंड किया जाता है। तो इसीलिए वो है कि कितना डिग्री तक मैक्सिमम है परमिसेबल है, वो उस पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन ऑल दिस पाइप मेटल एंड अदर पैरामीटर्स। जैसे कोल्ड बेंड हो गया तो वो तो साइड पे है, तो जो भी वहाँ पे रहेगा उसको वो चेक करना है कि उसको क्या चेक करना है। तो उसको बेसिकली 3 चीज़ चेक करनी है। एक हो गया कि वो जो भी बेंड हुआ वहाँ पे पुल थ्रू, मतलब
लास्ट में क्या है ना, एंड में पिगिंग बोल के एक एक्टिविटी होती है, तो इसलिए वो चेक करते हैं कि अंदर से जो मान लो कि एक 100 का डाया है पाइप, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, सो उसका 95% और मतलब मान लो कि 95 का डाया का एक डिस्क को वहाँ के अंदर, उस पाइप के अंदर से एंड टू एंड को पास किया गया। अगर वो पास हो गया इस एंड से उस एंड तक, तो दैट इज़ कॉल्ड पुल थ्रू पास हो गया। तो जो भी डायमीटर है, सपोज 600 है या जो भी है, तो उसका 95% मिनिमम उस डिस्क का डाया होना चाहिए, जो कि उसको एक एंड से दूसरे एंड में पास किया जाएगा। फिर आ जाता है एंगल क्या है उसका, जो भी बेंड बनाया है तो उसका पर्टिकुलर एंगल तो बनाया होगा, वो एंगल है कि नहीं है, को कैसे इंश्योर करे। जो वहाँ पे एक प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट एक जो रहता है, तो उसको क्या करते हैं कि दोनों फर्स्ट एक एंड पाइप का एक एंड में रखता है उसको, उसका फ्लूइड लेवल से उसका लेवलिंग कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, तो उसका फिर वहाँ पे एक एंगल आता है। सेम दूसरे एंड में भी वहाँ पे उसको रखता है, फ्लूइड लेवल से उसका लेवलिंग करता है, वहाँ पे क्या एंगल है उसको लेता है, दोनों एंगल को ऐड करता है, ऐड करने के बाद वो बेंड का एंगल मिलता है, वो है कि नहीं। उसके बाद चेक करते हो डिसबॉन्डमेंट है कि नहीं, कि वहाँ पे क्या है ना, एक हैमर से उसको हीट किया करते हैं हल्का हल्का, तो उसमें एक साउंड आता है। तो अगर कोई कहीं पे अगर कोई क्रैक साउंड उस टाइप का आता है डिफरेंट, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ और टर्म्स है, जैसे कि अभी जैसे वेल्डिंग हो गया एक लाइन का, तो उस लाइन का क्या है ना, क्रॉस चेक करने के लिए ऑब्वियसली उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। तो रिपोर्ट में कैसे क्या चेक करना है, जैसे कितना पाइप, जो भी पाइप लग रहा है उस पाइप का पाइप नंबर होता है, हीट नंबर होता है, कोटिंग नंबर होता है, उसका लेंथ होता है। उसके बाद कौन वेल्डर, उसका वेल्डर का नंबर से उसका ये आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि उसका रूट कौन मारा, हॉट पास कौन मारा, फिलर कौन मारा, कैपिंग कौन किया। तो ये जो पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, एक वन प्रोसेस इज दैट कि आप सीधा वहाँ पे रहो, जो भी पाइप है उसका दे चेक कर लो। उस पे पाइप में भी मेंशन रहता है उसका पाइप नंबर क्या है, लेंथ क्या है, हीट नंबर, कोटिंग नंबर सब मेंशन रहता है। बट नॉट नेसेसरीली कि आपका मान लो कि एक पाइप आपको जनवरी में आया है, उसका 1-2-1.5 साल बाद उसका लग रहा है, तो हो सकता है उसका वो जो भी प्रिंटेड है पाइप के ऊपर में वो भी नहीं भी हो सकता है। सो इन दैट केस ना, वो एक टेली शीट होता है, जो कि मास्टर शीट है काइंड ऑफ, जो भी पाइप मैन्युफैक्चरर है उसको भेजता है, वहाँ पे लेइंग कॉन्ट्रैक्टर उसको अपडेट करते रहता है। उस टेली शीट के साथ यू कैन क्रॉस वेरीफाई वेदर द रिपोर्ट में जो भी पाइप नंबर, हीट नंबर जो भी अलग ये है, वो सारा सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद एक ये है थिकनेस चार्ट। थिकनेस चार्ट क्या होता है कि अलोंग दैट, सपोज एग्जांपल 100 किलोमीटर का जो लाइन है, वहाँ पे 2-3 तरह का पाइप यूज़ हो सकता है फॉर सेम, अलग अलग थिकनेस का, अलग अलग ग्रेड का, मे बी ऑल्सो एट टाइम्स। तो वो कैसे पता करें, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कहाँ पे ले हो रहा है, वो एरिया के ऊपर। सपोज इफ़ दैट इज़ ए रेलवे क्रॉसिंग और नॉट, वेदर दैट इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और नॉट। तो इस सब चीज़ों पे डिपेंड करके वहाँ पे थिकनेस को डिटरमिन किया जाता है। और वो थिकनेस चार्ट में पर्टिकुलर एग्जैक्टली लिखा रहता है कि भाई इस चैनेज से इस चैनेज तक, सपोज ये एक्स थिकनेस का पाइप लग रहा है, और इस चैनेज तक वाई थिकनेस का पाइप यूज़ हो रहा है। सो वाइल लेइंग यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक वेदर द करेक्ट थिकनेस इज़ लेड और नॉट। अच्छा, इस केस में ये कर सकते हो, सपोज़ के कहीं पे सब 10 mm थिकनेस का पाइप है और 12 mm थिकनेस का भी पाइप है। तो जहाँ पे 10 mm थिकनेस का पाइप है, मतलब लोअर वाला है, वहाँ पे आप ठीक है हायर वाला लगा दो, दैट इज़ ओके। बट कहीं पे अगर हायर थिकनेस है 12 है, वहाँ पे लोअर वाला नहीं लगना चाहिए, ये इंश्योर ज़रूर करें। और पाइप का क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है ना, हर जगह में आप लोअर में हायर वाला लगा दो, फिर तो लोअर वाला कहाँ लगाओगे, और हायर वाला कितना ऑर्डर कराओगे, तो वो भी ध्यान रखना है। और सेकंड है कि कभी वो एक टर्म है डंप यार्ड। डंप यार्ड हो गया कि जहाँ से जैसे कि पाइप मैन्युफैक्चरर से हम लोग क्लाइंट पाइप ले रहा है, तो वो क्या करता है, पाइप मैन्युफैक्चरर अपने एंड से पाइप मैन्युफैक्चर करके ट्रांजिट में भेज के, जो भी साइट है उसका नियरेस्ट कहीं पॉसिबल लोकेशन में 1-2 जगह में
वो यार्ड लेता है अपना, जहाँ पे पाइप्स को सबको स्टोर किया जाता है, तो उसको बोलता है डंप यार्ड। दैट इज़ द पाइप मैन्युफैक्चरर्स को। और फिर वहाँ से जो भी लेइंग कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ से पाइप को ये करता है, वहाँ से अनलोड करके अपना साइट पे रखता है या अपना यार्ड में रखता है। सो दिस कंक्लूड्स द बेसिक्स। उसके बाद जैसे ये हो कुछ और डिटेल होगा, विल गो थ्रू दैट डिटेल ऑल्सो। थैंक यू।